सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कैपेसिटर का फार्मूला देखा था, C बराबर ए एप्सिलॉन बटा डी। तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। दो धातु की पट्टियाँ जिनमें प्रत्येक 5x6 सेंटीमीटर की है और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, धारिता की गणना करें यदि पट्टियों के बीच प्रयुक्त परावैद्युतांक पहला वायु हो, दूसरा कांच हो। कहने का मतलब कि कह रहा है दो धातु की पट्टियां हैं, एक पट्टी ये हो गई, दूसरी पट्टी ये हो गई, इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। ठीक है, ये एक प्लेट हो गई जिसका एरिया इन्होंने दे रखा है 5x6 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच की दूरी इन्होंने दे रखी है d 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया दिया गया है, d दिया गया है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक दिया गया है पहला y और कांच। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया हो जाएगी 5x6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 30x10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, तो 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये पहला हम केस कंसिडर कर रहे हैं। अगर दोनों के बीच में जो मीडियम है वो वायु है तो वायु का जो एप्सिलॉन आर का मान होता है, अपेक्षिक परावैद्युतांक होता है 1 होता है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 × 10⁻12 होता है। तो C बराबर फार्मूला लगाएंगे, C बराबर ए एप्सिलॉन बाई डी, जहाँ एप्सिलॉन का मान हमने रख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे दिया है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी। ए का मान रख देंगे, ए चूँकि एरिया है 30×10⁻⁴, गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे 8.85 × 10⁻12 इंटू एप्सिलॉन आर का मान 1। डी का मान रख देंगे 1×10⁻³ ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 26.55 × 10⁻12 फैरड, या 10⁻12 को बोलते हैं पीको, तो पीको फैरड हो जाएगा 26.55 पीको फैरड। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि इसमें एक ही फार्मूला लगेगा ए एप्सिलॉन C बराबर ए एप्सिलॉन बाई डी, जहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटा डी। तो एरिया हमने रख दिया 30×10⁻⁴, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, इसको याद कर लीजिए। एप्सिलॉन आर का मान होता है 1, डी का मान दिया है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1×10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। इसका मान आगे 26.55 पीको फैरड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे दूसरे केस के लिए। जब बीच में जो भरा मीडियम वो हमारा कांच हो, जब कांच होगा तो कांच होने पे सारी वैल्यू वही रहेगी, ए का मान भी वही रहेगा, डी का मान वही रहेगा, बदल जाएगा केवल एप्सिलॉन की वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू बदलेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी वही रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, दूसरा मीडियम जब हमारा कांच रहेगा तो एप्सिलॉन आर कांच के लिए होता है 5। ठीक है, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी, वही फार्मूला, ए का मान वही 30×10⁻⁴, गुणे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 × 10⁻12, गुणे एप्सिलॉन आर वाई के लिए 1 था, कांच के लिए कितना होगा 5। ठीक है, और डी का मान भी वही रहेगा 1 × 10⁻³ अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 132.75 × 10⁻12 फैरड, या इसको बोलेंगे 132.75 पीको फैरड। ठीक है, तो इस तरह से हमने परावैद्युत मीडियम को अलग अलग रख कर हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर परावैद्युत मीडियम कांच रहे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर वायु है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम आती है। इसको हमने देखा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र का संयोजन, जिस तरह से हमने कैपेसिटर का संयोजन देखा था, प्रतिरोधों का संयोजन देखा था कि प्रतिरोधों के दो संयोजन थे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, उसी तरह संधारित्रों का भी संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होते हैं, सारे के सारे संधारित्र C1 C2 C3 CN ये सब के सब किसमें होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, जिस तरह से प्रतिरोध जुड़े हुए थे श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो इनका कुल जो है संधारिता CT होती है। तो CT निकालने का फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है CT निकालने का, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN। ठीक है, इसी तरह समांतर क्रम संयोजन जब होता है संधारित्रों का, C1 C2 C3 CN ये सब के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनका तुल्य धारिता मान लीजिए CT है। तो CT निकालने का फार्मूला होता है CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस CN। ठीक है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतिरोधों के जो श्रेणी क्रम संयोजन था उसमें फार्मूला था RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन था, उसमें फार्मूला था 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस प्लस 1/RN। जबकि संधारित्रों की श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला प्रतिरोधों के संयोजन के फार्मूले का जस्ट उल्टा है। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधों का संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में जो फार्मूला लग रहा है वो ये है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस प्लस 1/CN। इसी तरह समांतर क्रम संयोजन में CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CN। तो इन दोनों डिफरेंस हैं दोनों के कॉम्बिनेशन में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब रिलेटिव चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोधों के जो श्रेणी क्रम का संयोजन का फार्मूला है वो संधारित्र में समांतर क्रम में आता है, और प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम का फार्मूला है वो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में रूप देखने को मिलता है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे संधारित्रों के संयोजन पे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, क्योंकि क्वेश्चन जब करवाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा, तो आगे की वीडियो में इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।